बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स में खुशामदीद। आप ठीक होंगे सब, मैं उम्मीद करता हूँ। आसिफ खान मेरा नाम है और आप मुझे देखते रहते हैं इस चैनल से। तो आज के प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पे में बहुत कुछ हुआ है। हॉकी भी कर रही है कुछ ना कुछ, हॉकी के मामला अभी कोर्ट्स में चल रहे हैं। वो सेक्रेटरी उनका एक आता है, दूसरा चला जाता है। अभी उनके सेक्रेटरी साहब वापस आ चुके हैं, तो वो मैटर दूसरा है, वो हम किसी और प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। नेशनल T20 कराची में चल रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने टेस्ट मैच खेलना है और पाकिस्तान की विमेन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ जीत ली। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात, कल IPC मिनिस्ट्री ने भी बुलाया था ज़का अशरफ साहब को। इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और एक छोटा सा इंटरव्यू मैं करके लाया हूँ वेमेन सेलेक्टर मरीना इकबाल साहिबा का, वो भी आपको सुनवाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। उसमें वेमेन क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात हुई है और आगे क्या प्लान है, क्योंकि वो सिलेक्टर हैं तो उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी हैं। तो हम आपको अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से वो तजावीज़ भी सुनवाएंगे और उस पर क्या हो सकता है आगे, उस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैंने बात आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा मौजू है, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्टार मेरे साथ मौजूद हैं। 19 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, 50 वनडे मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए और एक ज़माने में जावेद मियादाद की जानशीन के तौर पर इनको जाना जाता था। क्या खूबसूरत बैटिंग करते थे ये। मैंने इनकी एक इनिंग तो सबने देखी होगी, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो 127 रन गालिबन उन्होंने बनाए थे। और उसके बाद ब्रायन चार्ल्स लारा जो बड़े प्लेयर हैं, बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने एम्ब्रोज़, बिशप, वॉल्श की ऐसे पिटाई होते नहीं देखी। बासित अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद कोचिंग में आए, कोचिंग में SNGPL की कोचिंग भी करते रहे और उसके अलावा कराची रीजन के भी कोच रहे। काफ़ी अरसे से मंजर से गायब हैं। बासित अली साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आसिफ कैसा है? ठीक ठाक। आप गायब कहाँ हैं? आप कराची की टीम की आपने कोचिंग की थी, SNGPL की थी, उसके बाद से गुज़िश्ता 2 साल से आप नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पे नजर नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे कि उन्होंने छुट्टी करा दी। छुट्टी कर दी मतलब घर भेज दिया आपको बगैर कोई वजह बताए? जी, वजह छोड़ो, अभी क्या वजह बताएं। अच्छा। वजह बताएंगे तो लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। नहीं, नींदें उड़ा दें। आप किससे डरते तो आप किसी से नहीं हैं। आपने तो अपना करियर छोड़ दिया था। डरते हम सिर्फ अल्लाह ताला से यार, बाकी इंसानों से नहीं डरते। असल में कुछ ईस्ट इंडिया के लोग आए हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी याद है ना, जब जी जी जी। 1947 से पहले हिंदुस्तान पे काबिज हुए थे, हाँ, तो ईस्ट। वही लोग आए हुए हैं। पिछले 5 सालों से उन्होंने सिर्फ एक चीज अच्छी करी है कि जो फैसिलिटीज है ना, आने जाने की, बाई एयर, बाई रोड, होटलिंग अच्छी कराई है। बाकी सिफारिश कल्चर मचा मचा के, धूम मचा मचा के तबाह किया हुआ है। हर टीमों में अपने मुखबर भी हैं, उनके कोचेस जो लगाए जाते हैं, और प्लेयर्स भी मुखबर हैं। अगर उनकी बात कोई ना माने तो बादशाही की तरह भाग कर दिए जाते हैं। तो बासित अब साहब, आई समझ में? अब ठीक है, बात समझ आ गई मुझे। अब तो मोहम्मद हफीज़ हैं, टीम डायरेक्टर हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देख रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ तो आपके काफ़ी करीब रहे हैं, तो अब आपका कोई चांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापसी का? मैं इस देखो, हफीज, मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम में अपने YouTube चैनल पे भी हफीज को, अपना वहाब को, सईद, उमर, सुहेल तनवीर को गुड लक बोला था। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। जान पहचान एक अलग चीज होती है आसिफ। जान पहचान तो मेरी आपसे भी है जी और बहुत से लोगों से भी है, लेकिन बात वो है कि ये जो बोर्ड है जिसमें चेयरमैन अभी लगे तो नहीं है, बनना चाह रहे हैं, ये खुद सिफारशी है। इनके साथ तो मैं काम नहीं करूंगा। तो इन जिनके जो पहले पहले जब मैंने काम करा था वो भी बता देता हूँ, जब वो इलेक्टेड चेयरमैन थे। अभी पहले इलेक्ट तो हो, अभी तो नॉमिनेटेड है ना। जी जी। पहले वो आके इलेक्ट हो, लेकिन अगर ये इलेक्ट भी होंगे तो इनके साथ तो मैं काम नहीं करूंगा। जो झूठ ज्यादा बोलते हो मैं उनके साथ काम नहीं करता। ज़का अशरफ साहब के साथ आपका तजर्बा हुआ तो है, विमेन टीम के साथ आप थे शायद 2014 में, उस वक्त तो यही चेयरमैन थे। वुमेन के साथ में जूनियर चीफ सेलेक्टर भी रहा जी जी। इनके साथ।
मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं, जब वो इलेक्टेड चेयरमैन थे जी जी। उस टाइम के ज़का अशरफ में और आजकल के ज़का अशरफ में बहुत फर्क है। जो जो अच्छे मशवरे उन्हें देते थे ना, मैं अभी भी मेरी बातचीत है, ये नहीं कि ऑलमोस्ट दूसरे या तीसरे दिन मेरी बातचीत होती है उनसे। ये भी आपको हैरान हो रहे होंगे आप कि आपकी बातचीत भी है उसके बाद भी। एक और तरफ उन्होंने मुझे 2 दफ़ा ऑफर भी करी है कि आप हमारे साथ आए। मैंने नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि आपके साथ जो लोग आए हुए ना, जो पर्चियों पे आए हुए हैं, चाहे वो 5 साल पहले से आए हों पर्चियों पे, अभी भी पर्ची पे आए हुए हैं। मैं ये इनमें हफीज या वहाब की बात नहीं कर रहा हूँ, या सईद अजमल या उमर या सुहेल तनवीर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पीसीबी के अंदर लोग हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने तबाह करा हुआ है, तबाह। तो पीसीबी में कौन है? क्रिकेटर तो कोई भी नहीं है, नदीम खान ही है एक जो साबिक क्रिकेटर हैं, बाकी तो सलमान नसीर साहब हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और कौन है पीसीबी में ऐसा जिससे आपको मतलब लगता है कि ये ठीक नहीं है? मुझे लगता है शायद आप आजकल आप जर्नलिज्म में है नहीं शायद, नहीं नहीं, या आप मालूमात आपकी कम हो गई है। ठीक है वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे असल में सुनने वालों के लिए मैं पूछ रहा था, अगर आप बता सकें, वरना छोड़ दें इस बात को। नहीं, आप जरा मालूमात लें, एनसीए का डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर डोमेस्टिक कौन है आजकल, मालूमात तो लें। एनसीए के डायरेक्टर क्या वो तो नदीम क्या वो इस काबिल है कि इन्हें इस पोस्ट पे आना चाहिए था? हेड कोच एनसीए में कौन है आजकल? नदीम खान साहब। हेड कोच भाई आपकी मालूमात नहीं है आसिफ साहब। नहीं, नदीम खान साहब मतलब परमानेंट तो नहीं है, लेकिन उनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, हेड कोच की बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए भी मतलब ये मेरे लिए भी एक अजीब सी बात है कि मुझे मालूम नहीं है वाकई एनसीए का डायरेक्टर कौन है। आई हैव नो आइडिया इस वक्त कौन है। आप मालूमात लें, आपको पता चल जाएगा। चलें ठीक है, ये बात तो हो गई। ज़का अशरफ साहब का आपने जिक्र किया, आप अभी टीवी प्रोग्राम में भी, उस प्रोग्राम में भी आप हिस्सा थे जिसमें बाबर आजम का की व्हाट्सएप चैट दिखाई गई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके तासुरात उस वक्त क्या थे? आपने अपोज किया था इस चीज़ को? वसीम बदामी साहब से आपने बात की थी कि यार ये क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल है वो प्रोग्राम जिन्होंने देखा नहीं वो दोबारा देख लें। मैं आज इत्तेफाक से फोन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने इस तरह कहा था ये फोन उठा के ना, जैसे अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ ना, ये ज़का साहब के मैसेजेस मेरे पास भी हैं बहुत सारे। अगर मैं वो दिखा दूं तो बहुत बड़ा तहलका मचेगा, लेकिन मेरे बड़ों ने ये मुझे तालीम नहीं दी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो उन्होंने राशिद के लिए बोला था ना कि राशिद लतीफ झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। राशिद लतीफ कुछ भी हो, मेरे जितने भी डिफरेंसेस हैं उससे या किसी और से जितने भी डिफरेंसेस हैं, जो बात होगी सच बोलूंगा। राशिद लतीफ झूठ नहीं बोलता मेरे भाई। ज़का साहब के कान भरे गए थे, उन्होंने ये बोल तो दिया। असल में वो जल्दी में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका सर पांव उन्हें भी नहीं पता होता। तो अब आप क्या वो कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी बनने की, इलेक्टेड? और भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, नजम सेठी साहब भी इस रेस में शामिल हैं, या आपकी इतला क्या है इस हवाले से? भाई मैं ना तो मेरे पास कोई चुड़िया है आसिफ साहब, ना मेरे पास कोई फाख्ता है। मैं अपने घर में रहने वाला बंदा हूँ। जो भी बने इस काबिल हो कि इस मुल्क की क्रिकेट को अच्छा कर दे। क्रिकेट अच्छी करने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करनी होगी। अभी नेशनल T20 कराची में चल रहा है, उसमें 18 टीम्स हैं, और टीम्स ऐसी हैं कि लाड़काना की टीम है, भावलपुर की टीम है, उनका मयार ही बहुत नीचे है। जाहिद महमूद एक टीम की कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी टीम की और कोई कप्तानी कर रहा है। तो ये ज़्यादा टीम्स बढ़ाने से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई आपके ख्याल में? या ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। पहली चीज, डायरेक्टर डोमेस्टिक कौन है आजकल? डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं नदीम खान साहब। वो क्या सोए हुए क्या? वो तो उस टाइम पे भी डायरेक्टर थे जब 6 टीमें थी। जी। तो क्या उन्हें नहीं पता कि क्वालिटी क्रिकेट खराब हो रही है? क्वालिटी क्योंकि मैं तो रोज़ाना स्टेडियम जाता हूँ, यकीन करें कि मैचेस पेशावर के बहुत अच्छे होते हैं, कोयटा के अच्छे होते हैं, लाहौर की 2 टीम्स अच्छा खेल रही हैं, कराची की टीम कल भी अच्छा खेली। तो ये टीम्स हैं जो टॉप 6 टीम्स ही कहूँगा मैं, 6 या 7 टीम्स के अलावा मयार नीचे है, और नदीम साहब कराची में ही है। देखो आसिफ, जब हमेशा एक चीज याद रखो, जब आप कोई सिस्टम चेंज करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली जब 6 टीमें की गई थी, पूरा सिस्टम आपने बिठा के 6 टीमें जबरदस्ती बना दी थी। तो अब ये सही होने में कम से कम आपको 1 साल या 2 साल
लगेंगे और इतना टाइम आपको देना चाहिए, चाहे जफर साहब चेयरमैन हो, चाहे रमीज भाई का चेयरमैन हो, चाहे एहसान मानी साहब हो, चाहे सेठी साहब हो। एकदम तो सही नहीं होगा। हाँ, अब जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट होगी ना, वो देखनी है आया उस क्रिकेट में और इस रीजन की क्रिकेट में कोई फर्क है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट बेहतर होगी। डिपार्टमेंट का क्रिकेट होने वाली है, उसकी डेट अभी तक नहीं आई। ये भी एक मसला है, सुना है कि एक डिपार्टमेंट नहीं आ रहा तो टोटल 7 डिपार्टमेंट से, ऐसा सुनने में आया है। यानी पोर्ट कासिम अथॉरिटी नहीं आ सका, तो अब कोई और डिपार्टमेंट शायद आ रहा है अंदर, गनी गिलास शायद आ रहा है। ये क्या सूरत हाल है, ये डिपार्टमेंटल कब हो सकेगा, नहीं हो सकेगा? आसिफ मियां, आजकल लगता है बहुत दूर हुए हो आप। नहीं नहीं, मैं दूर नहीं हूँ। बिल्कुल मालूमात नहीं है। नेशनल बैंक ने मना कर दिया, 7 हाँ, टीमें थी। बिल्कुल सही। अब इन्होंने हायर एजुकेशन से बात करके उसको डालना है, 8वीं टीम वो है। अच्छा, लेकिन मैं आज आपको बात बोलता हूँ, इन्हें ये बात, अच्छा ये टूर्नामेंट 16 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपको बता दूं, ठीक है। 16 दिसंबर से। अगर इन्हें इतनी, मतलब वही बात है ना, सोच नहीं है, दिमाग नहीं है। अगर 8वां डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा था तो इन्हें चाहिए था अपनी जो रीजन्स की जो 18 रीजन में से वो लड़के जो डिपार्टमेंट में नहीं है उसकी एक टीम बना के 8वीं टीम बना देते, कि वो लड़के जो परफॉर्मर अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट में नहीं जा सके, उससे इन्हें फायदा होता कि इनके लड़कों में निखार आता, वो अच्छे लड़कों में क्रिकेट खेलते, अच्छे प्लेयरों में सीनियर मोस्ट सीनियर जैसे अजहर अली खेलेगा, मेरा ख्याल है असद शफीक तो नहीं खेलेगा, अब्बास हो गया, ऐसे लड़के खेलेंगे तो उनके साथ खेलने में उन्हें तजर्बा होगा। लेकिन अब वही है ना, दिमाग नहीं है ना, दिमाग हो तो कर लेते। अब इन्हें हायर एजुकेशन से बात करके उन्हें मनाना पड़ा। देखिए दिमाग जो है वो तो बाहर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के। आप बाहर हैं, राशिद लतीफ़ साहब बाहर हैं। अभी ताज़ा जो दिमाग मैं समझता हूँ, सलमान बट बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्रिकेट को, वो करीब आ रहे थे, उनको भी बाहर कर दिया। उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका सलमान बट के हवाले से, जो उसको लगाया और फिर हटा दिया? कमजोर मैनेजमेंट, कमजोर चीफ सिलेक्टर, इस मामले में मैं वहाब को कमजोर बोल रहा हूँ, वैसे वो कमजोर नहीं है। अगर वहां पे बासित अली होता ना, तो पहली बात ये मैं वापस नहीं लेता, ये डिसीजन खुद रिजाइन कर देता। रिजाइन करने के बाद बोलता आपने जो करना है करो। पूरा केस पीसीबी ने वहाब रियाज की गोद में डाल दिया, वहाब रियाज को गंदा कर दिया। वहाब रियाज ने एक अच्छा ही काम करा ना, कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा हो रहा है तो सलमान बट जैसे आपने भी कहा, हम भी जानते हैं कि क्रिकेट पे बहुत फोकस है। रही बात उसकी सजा की, तो सजा तो और भी बहुत से लोगों ने काटी हुई है, तो सिर्फ सलमान बट पे क्यों? अब मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। जब शुरू में ये शोर मचा था ना, आसिफ पे, आमिर पे और सलमान बट पे, तो आमिर पे इतना शोर नहीं मचा, आमिर को खिला दिया गया वक्त से पता पहले। है क्यों? वक्त से पहले। पता है क्यों? जी। क्योंकि वो बैट्समैन नहीं था, वो बॉलर था। इसी तरह अगर आसिफ की भी उम्र कम होती है, उसका खेलने का वाला टाइम होता तो आसिफ भी खेल लेता है। क्योंकि बैट्समैन का मैच बैट्समैन से हो रहा था ना, तो उन्होंने सलमान बट के लिए अपोज करा उस टाइम पे जब वो खेलने वाला टाइम था, और अब इसलिए अपोज करें कि उसका दिमाग बहुत है। हाँ, कहीं ये ना हो कि दिमाग की जगह दिमाग वालों में, दोनों में आपस में वो हो जाए, मुकाबला हो जाए। आप जो नाम मुझे लग रहा है कि आप ले रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त भी उस पोजीशन पर थे, अच्छी पोजीशन पर, यानी ओपनर थे, और अभी भी वो पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छी पोजीशन पर हैं। आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं? जी जी जी। तो उन्होंने आमिर के को तो फ़ोन किया कि मैंने आमिर को फ़ोन किया, आमिर के साथ खेलने पर राज़ी वो नहीं थे। तो ये दोहरा मयार आपको नहीं लगता? ये तो आप हफीज के लिए बात कर रहे हैं ना? जी जी। हफीज, वो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो हफीज नहीं था। अच्छा, हफीज़ नहीं था, ठीक है, चलें, ये भी क्लियर हो गया। हाँ, हफीज, असल में हफीज ने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया माफी के साथ। हालांकि मैं बड़ा मानता हूँ उसकी जो क्रिकेट की नॉलेज है, जिस तरह सलमान बट की, इस तरह हफीज भी उन लोगों में से है कि उसकी सोच बहुत अच्छी है। हफीज ने अपने आप को गंदा कर दिया, आमिर को फोन कर दिया। बासित भाई ज़रा तफसील से बात करूंगा हफीज़ वाले मैटर पे। हफीज़ के क्रिकेटिंग समझ के ऊपर मुझे भी कोई शक नहीं है, आई ऑल्सो लाइक हिम, लेकिन ये थोड़ी सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं, बासित अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बासित भाई, आपसे बात मैं ये पूछ रहा था कि हफीज़ की जो क्रिकेट समझ है उस पर आपको भी कोई शक नहीं है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, लेकिन मुझे भी कोई शक नहीं है। लेकिन हफीज़ ने जो बात की कि आमिर को उन्होंने फ़ोन किया, ये थोड़ी डिस्टर्ब करने वाली बात है, ये बात आप मुकम्मल कीजिए। ये डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है। इस अपना जो एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा, वो उसने एक्सपोज कर दिया। मतलब जो जो नाम हफीज ने उस चीज में कमाया था वो सब खो दिया। मेरे हिसाब से उसको फोन नहीं करना चाहिए था। देखो, फोन उसको इसलिए नहीं करना चाहिए था, वो डायरेक्टर है। टेलीफोन करना टीम में सिलेक्ट करने का काम है अपने वहाब रियाज का। ये अपना डायरेक्टर का डोमेन नहीं है, हफीज का डोमेन नहीं है कि वो आमिर को फोन करे या इमाद नसीम को फोन करे। इसका तो साफ मतलब है कि इस वक्त वो वन मैन शो, मतलब मैं मुझसे अगर आप पूछें तो इस वक्त अपना हफीज जो है वो वन मैन शो है। हालांकि वहाब की ये जॉब है। जैसे वहाब ने हारिस रऊफ से बात करी या किसी फरान साहबजादा से बात करी, साहबजादा फरान से, या अहमद शहजाद से बात करे, या वो जिस प्लेयर से भी बात करे, ये डोमेन जो है वो वहाब रियाज का है, हफीज का नहीं है। हफीज ने गलत टांग अड़ाई इसमें और उसकी वजह से वो हफीज एक्सपोज हुआ। अगर आमिर के बारे में कोई भी मुझसे पूछे तो मैं पहले तो बोलूंगा भाई आप रिटायरमेंट तो वापस लो जी। आया आप में वो दमखम है खेलने का या नहीं। फ्रेंचाइज लीग में और इंटरनेशनल मुल्क से खेलने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो पहले तो वो चीज देखनी है ना, तो वो चीज मेरे ख्याल है हफीज के फेवर में ना गई है ना जाएगी। अब आमिर और जो सलमान बट वाली बात है, उसके लिए भी हफीज को ऑस्ट्रेलिया से फोन नहीं करना चाहिए था जका साहब को फ़ोन हफीज़ ने किया। अगर ये हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। ये बात बनती नहीं। हफीज़ का किरदार है सलमान बट को हटाने में, ये 100% है, 100% है, तो 100% है। तो वही बात घूम के वहीं आ गई। हफीज़ सलमान बट के ख़िलाफ़ है, लेकिन आमिर के साथ वो खेलते भी, आमिर के साथ खेल भी, मतलब ये तो अजीब बात है। लेकिन आमिर से मुझे याद आया कि आमिर और शर्जील खान अब कराची किंग्स की स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। कराची किंग्स ने जो रिटेन की थी स्क्वाड्स, उनमें आमिर और सलमान नहीं है। ये आमिर और शर्जील नहीं है। शर्जील का तो मुझे 1 साल पहले से पता था कि शायद वो नहीं हो। पिछले साल भी आई एम वेरी सरप्राइज कि उसको रखा दोबारा, हालांकि वो पहले ही गुड बुक से हट चुका था। और आमिर का मेरे लिए सरप्राइज है कि उसने छोड़ दिया, उसको रिटेन नहीं करा। हो सकता है इस दफा कराची किंग में नए चेहरे नजर आए, हो सकता है माइट भी टीम ज्यादा अच्छी शेप में नजर आए। तो आमिर के जाने के बाद उनकी बॉलिंग तो काफ़ी वीक हो गई। इमाद भी वहाँ नहीं है, आमिर भी वहाँ नहीं है, ऐसा लगता है। खैर अभी तो खैर उनको टीम बनानी है अभी तो, ये तो हाँ टीम बनानी है। और इस दफा आपको मुझे लगता है कि यंग टीम नजर आएगी, क्योंकि पहले जिस तरह इमाद चला गया या आमिर चला गया, पता नहीं शोएब मलिक है या नहीं, मलिक को रिटेन करा है या नहीं करा है। मलिक को रिटेन मैं देख के अभी आपको बता देता हूँ, लिस्ट मेरे पास भी है जो कराची किंग्स की लिस्ट है, ये भी है। उसके अलावा दूसरी टीम्स भी अगर देखें तो बाबर आजम ज़ल्मी के साथ है, उसके अलावा आज़म खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर ने इस दफ़ा चेंज किया ना, अपने कोच को उन्होंने हटा दिया, मोइन खान को प्यार से हटा दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो मोइन खान का मतलब ये हटना आप ठीक समझते हैं? शेन वॉटसन बेहतर कारकर्दगी अब दिखाएगा? इस पर मैं इसलिए कमेंट्स नहीं करूंगा कि मेरी कुछ ज़ाती रंजिशें हैं मोइन के साथ, तो अच्छा। वो उस बारे में मैं बात करूं अच्छा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है वॉटसन से बेहतर मोइन खान ही था। अच्छा, मोइन खान बेहतर कोच थे, तो नतीजे तो इतने अच्छे नहीं थे टीम के, नताइज तो कोयटा कितनी दफ़ा जीती है? कोयटा एक दफ़ा। कौन था कोच? मोइन खान साहब तो आप जो जीता हुआ उसको आप हटा रहे हैं। चलें ठीक है, ये आप, लेकिन आपने वो बात कर दी ना, आप बताना नहीं चाह रहे वो बात, लेकिन वो आपकी पर्सनल बात है। वो इसलिए कि देखो यार आसिफ, बहुत सौ को बुरा लगेगा, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इसमें जान पहचान बहुत चलती है, इसमें प्लेयरों की भी जान पहचान बहुत चलती है, ऑफिशियल की भी जान पहचान बहुत चलती है। तो मैं तो एक ही जुमला बोलता हूँ, सब गोलमाल है। अच्छा। वो प्लेयर खेल रहे होते हैं जिनकी कराची में जगह नहीं बनती है, और वो
अपना फ्रेंचाइज से क्रिकेट खेल लें, फ्रेंचाइज सोच होता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक और मुश्किल आ गई है अब आपने देखा वो सरोगेट मार्केटिंग जो होती है, जो मार्केटिंग में जो नाम लिखे जाते हैं उसके पीछे कुछ और काम होता है, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। ये परेशान कुन है बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के लिए, क्योंकि एक को छोड़ के सब ने लगाए हुए थे, वो ज़ल्मी के अलावा सब ने लगाए हुए थे। तो ये इकदाम कैसा है पाकिस्तान की हुकूमत का कि ये चीज़ बैन कर दी? बैन कर दिया, अच्छा अच्छा करा, बैन कर दिया तो बहुत अच्छा किया। तो अब पैसे कहाँ से ये पूरे चीज करेंगे भाई? पैसे भी तो पूरे करने और हैं। पैसे तो इसीलिए तो, यार मेरी बात सुनो, इतना जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट करा रहे हैं या टीमें ले रहे हैं तो इतना दम आपके पास हो ना कि मैक्सवेल को भी लाए, वार्नर को भी लाए, फिर हम कंपेयर करते हैं पीएसएल का मुकाबला करते हैं आईपीएल से। कोई मुकाबला नहीं। पैसे हम देने को तैयार नहीं है और मुकाबला आईपीएल से, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स की अगर जो लिस्ट भी जो देखें जी। जो सस्ता प्लेयर और कोच हो ना वही आएगा भाई। अब हाँ, पीएसएल में प्लेयर्स इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे इस दफ़ा। इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो लिस्ट आई है 200-250 प्लेयर्स की, वो इतने अच्छे मयारी प्लेयर्स नहीं। इसकी वजह शायद लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं दुनिया भर में, ये वजह है इसकी, या पैसा हम कम दे रहे हैं? लीग भी हो रही है, वहां पे पैसा भी आसिफ, वहां पे पैसा भी अच्छा मिल रहा है। ये आपने जुमला इतना अच्छा बोल दिया कि बहुत सारी लीग हो रही है, वरना पता इंडियन क्या होता, इंडिया वालों ने मना कर दिया प्लेयरों को। इंडिया वाले तो भेजते ही नहीं ना अपने प्लेयर्स को, वो तो नहीं, अपने प्लेयर नहीं, फॉरेन प्लेयरों को इंडिया वालों ने मना कर दिया। वो जितनी नॉलेज होती है उस हिसाब से बात करते हैं। बीसीसीआई के बारे में मैं आपको बात बताऊं, आपको में मालूम है कि आईपीएल खेलने वाले हर प्लेयर का की फीस का 10% वो देते हैं उस क्रिकेट बोर्ड को, 10%। ये सुनील गावस्कर साहब ने बताई थी ये बात, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। हाँ, कंफर्म बात है ये। तो सनी भाई ने तो आपको बताई, वैसे भी ये सारे जितने भी बोर्ड्स हैं उन्हें 10% जाता है। और सबसे ज्यादा किसको जाता है? सबसे ज़्यादा जो चलो ये बताओ। जिसके जितने ज़्यादा प्लेयर्स हो, पिछले आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के कुछ 14, इंग्लैंड के 14 प्लेयर्स थे, तो इंग्लैंड को गया होगा पिछली आईपीएल में। मुझे लगता है इस दफा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ज्यादा होंगे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ज़्यादा होंगे, तो क्योंकि वहाँ जो पैसा दिया जाता है, खैर उसका तो मुकाबला ही हम नहीं कर रहे, वो तो सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कोशिश की कि अब लीग्स कम से कम खेलने लगे, तो 2 लीग्स की परमिशन दी है, तो ये कैसा है फिर? सब रिटायरमेंट ले लेंगे भाई टाइम से पहले, जैसे इमाद ने ली। इमाद ने ली और भी ले लेंगे। इमाद ने मुझे लगता है हारिस रऊफ भी ले लेगा। हारिस रऊफ क्यों लगता है आपको ऐसा? वो T20 के लिए ही उसने ट्रेनिंग की हमेशा, जैसे आकिब जावेद कहते हैं। तो T20 के लिए जब ट्रेनिंग करी तो पिंडी का टेस्ट मैच क्यों खिला दिया था उसको? तो वो तो पुरानी बात हो गई, अब उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी? 1 साल पुरानी है ना। हाँ, कौन था उस वक्त टीम के साथ? टीम के साथ नहीं, चीफ सिलेक्टर कौन था? चीफ सेलेक्टर थे वसीम के बाद जो चीफ सेलेक्टर आए थे वो थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। अरे मोहम्मद वसीम ही था यार, क्या हो नहीं, गया? 1 साल पहले मोहम्मद वसीम कहाँ थे? अरे 1 साल पहले मोहम्मद वसीम ही था, जब इंग्लैंड टीम आई थी मोहम्मद वसीम था, जब पिचेस बनाते थे खुद जाके मुल्तान। हाँ हाँ हाँ, रमीज राजा साहब ने जो स्लो पिच बनाई थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रमीज राजा साहब भी थे। बुढ़ापा आ क्योंकि- गया है आसिफ नहीं का नहीं, आपको। देखिए 1 साल से तो हम बैठे हुए हैं उस सेटअप के अंदर जो बिल्कुल दरम बरम है। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर की 20-22 तारीख को नजम सेठी साहब आए थे, फिर जून 2023 में जका साहब आए, तो 1 साल तो हमारा हो गया है। इधर 2 महीने और इंतजार कर लो। 2 महीने इंतजार तो कर लेंगे। ये जो सारा बवाल है इसको संभालेगा कौन? पर्ची बोर्ड की छुट्टी होने वाली है। पर्ची बोर्ड की छुट्टी, जो अच्छे अच्छे लोग थे वो तो साइड में कर दिए उनको। मिकी आर्थर जैसे कोच आप लेकर आए थे, ग्रांट ब्रैडबर्न को लेकर आए थे, उनको साइड पे बिठा दिया। इसकी क्या वजह है फिर? वो इनको भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्या हुआ? वो भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई। अच्छा हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अच्छा। आपको वैसे आसिफ साहब, आपको इस मुल्क में यूनुस खान नजर नहीं आता है? नहीं, यूनुस खान को बुलाया भी था, यूनुस खान गए भी थे मिलने, लेकिन मिल के वापस आ गए यूनुस खान, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो उन्होंने तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाया था 2 दफा, तस्वीर खिंचवाने के लिए। और यूनुस जाने से 1 दिन पहले यूनुस के साथ ही मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो वो काफ़ी रिलैक्स थे। लेकिन यूनुस जैसा बंदा नहीं आता। चले यूसुफ तो आ गए ना अंडर 19 में, ये तो उस मैार का प्लेयर है ना जैसा राहुल द्रविड़ था। यूसुफ बहुत अच्छा, मतलब देखो अभी कल से एशिया कप शुरू हो रहा है जी। ये नहीं सोचने का कि हम पहले साल ही जीत जाए।
हाँ अंडर 19 में प्लेयर्स डेवलपमेंट का काम होता है, जीत हार नहीं होती है। ये हमारी आवाम को भी जानना चाहिए। देखो आपने जो अभी लगाया है ना, मैं इस तरह समझा देता हूँ। प्रोफेसर मतलब हफीज आया है, उमर गुल है, सईद अजमल है, इन्हें आप टाइम दें। ये एक सीरीज में थोड़ी आपको कोई, इनके पास वो अलग इनका चिराग थोड़ी है जो एक साल में मतलब एक सीरीज में आपको जितवा दे। इन्हें एक साल का टाइम देना चाहिए, उसके बाद और वहां भी आसको भी और एंड कंपनी एक साल का टाइम दे। लेकिन ये बात वैसे वसीम भाई ने भी बोली है, जी। एक इसमें ऐड कर दूं, लेकिन इस बोर्ड को 2 महीने से ज्यादा नहीं देना चाहिए, वरना बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी इस मुल्क के साथ। तो फिर तो वो सिस्टम सारा का सारा चेंज हो जाएगा, फिर हफीज़ का भी मुस्तकबिल खतरे में है, वहाब भी खतरे में है, तो फिर ये हम उसी जो भी चक्कर आए, गोल जो दायरे भी में आए, आसिफ भाई जो भी है, आप आए या मैं आऊं, वो इन्हें टच ना करे। अगर वो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, अगर इन्हें भी वो हटाता है जिस तरह पहले होता हुआ आया है, तो फिर इसका मतलब उन्हें भी क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है। क्योंकि इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन सस्पेंडेड है। इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जो शकील शेख साहब हैं वो काफ़ी चीज़ें लगा रहे हैं हफीज़ के ख़िलाफ़। उन्होंने अभी ट्वीट किया कि 50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, 3 टिकट्स ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मराहत वहाब रियाज भी ले रहे हैं, तो वो भी नहीं नहीं, दो 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 टिकट है। 2 टिकट हैं। एक टिकट उनकी वाइफ का है और फिर एक टिकट शायद उन्होंने ओपन रखा हुआ है कि किसी को भी लेके जा सकते हैं, बेटे को या खैर ये तो चीज़ें हैं, अब ये पर्क्स हैं तो हैं। लेकिन अपना बात पैसे की नहीं है कि कितना आप $20,000 मिकी आर्थर को भी तो दे रहे थे ना। मिकी आर्थर लेवल 3-4 कोच है वो, तो उसको दे रहे थे। हफीज़ ने तो कोचिंग वो जो लेवल 3-4 कोच है ना, वो अपना मिकी आर्थर साहब, हाँ। उनकी डिग्री ना बासित अली अपनी जेब में डालता है। उफ। हफीज उससे बहुत बेहतर है। अच्छा हफीज़। हफीज देखो, एक जुमला कह रहा हूं, हफीज को अपनी ईगो जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी। अगर वो ईगो जो मेरे साथ खेलते हुए भी थी, उससे पहले भी थी, अगर वो बरकरार रही तो फिर वो क्रिकेट को फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं होगा। चलें अब बस। वो उस सीट पर आया है, वो उस सीट पर आया है जहां पे ईगो साइड में डाल देनी चाहिए डस्टबिन में। अब चलेंगे। उसको एक हेल्पर की तरह काम करना चाहिए। मेंटोर अपना, मैं मेंटोर बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो डायरेक्टर है ना, जस्ट लाइक अ हेल्पर, अगर वो हेल्पर बन के काम करेगा तो बहुत फायदा होगा। अगर वो हेल्पर नहीं बनेगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। चलें, अल्लाह ही हाफिज़ है। आपका बहुत शुक्रिया बासित अली साहब, बहुत तफसील से बड़ी जल्दी हमने आपसे तमाम ही जो मौज़ूआत जो मुझे लगता था ज़रूरी हैं उन सब पर बात की। हफीज़ को बासित अली साहब ने मशवरा दिया है। बासित अली का मशवरा इसलिए भी अच्छा लगता है देना क्योंकि हफीज़ इनके साथ बहुत खेले हैं। एज़ कोच इन्होंने हफीज़ को सर्व किया है इस SNGPL में और हफीज़ के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्रिकेट पर जो इनकी नज़र है वो मैं एक वाक़या बता देता हूँ आपको कि बासित अली के बारे में राशिद लतीफ़ साहब अक्सर कहते हैं कि पिच रीड करना बासित अली से अच्छा शायद कोई भी नहीं करता पिच, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं। और ये भी कहते हैं बासित अली के बारे में राशिद लतीफ़ साहब जो इनके देरीना दोस्तों में से हैं कि कोई मसला होता था क्रिकेट का तो हम पूछने के लिए बासित अली के पास जाते थे। तो ये है इनका मेयार। बहरहाल इस प्रोग्राम के अब जो मैं अगले सेगमेंट की जानिब जाऊँगा उसमें हम बात करेंगे मरीना इकबाल से जो विमेन टीम की सेलेक्टर हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मरीना इकबाल साहबा के साथ, ये सिलेक्टर भी हैं कौमी क्रिकेट टीम की और उसके अलावा ये वनडे क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, T20 क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। तो इनसे जानते हैं कि मरीना, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले विमेन टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज़ जीती, T20 पहली टीम बनी एशिया की। इस प्रोग्रेशन की वजह तो मैं आपसे पूछूंगा पहले, लेकिन इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट आप किसको देंगी? बिल्कुल, क्रेडिट जो है वो ओवरऑल सारी मैनेजमेंट को जाता है, प्लेयर्स को जाता है, कोचिंग स्टाफ को जाता है और ऑब्वियसली बिहाइंड सीन काफ़ी काम हो रहा था। आपके इल्म में भी है, सब दुनिया देखती है कि विमेन क्रिकेट कहाँ जा रही है, इवॉल्व कर रही है, लीग्स बहुत आगे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस आ गई हैं। अब T20 फॉर्मेट एक टोटली डिफरेंट आ जाता है वनडे से। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के जो है वो प्लेयर्स के ऊपर भी और अप्रोच और माइंडसेट और फिटनेस के ऊपर भी बिहाइंड सीन काम हो रहा था। तो अब रिजल्ट जो है वो आने शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट्स की आपने बात की, इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम कराची आई हुई थी, उससे पहले श्रीलंका की टीम भी कराची आई हुई थी, बांग्लादेश की टीम भी आई थी। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये इन सीरीज़ की वजह से हुआ है
देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली ग्रास रूट लेवल पे काम होना शुरू हो गया। अंडर 19 को अब काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं हम, क्योंकि हर 2 साल बाद जो है वो वर्ल्ड कप होता है। उसके बाद इमर्जिंग के हमने टूर्नामेंट्स भी कराए इंटरनेशनल। आपने देखा होगा कि बायलैटरल सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के साथ हुई, ट्राई नेशन सीरीज़ हुई वेस्ट इंडीज़ और थाईलैंड के साथ। उसमें जो परफॉर्मेंस थे उन्होंने जॉइन किया पाकिस्तान टीम को और वो कॉन्फिडेंस लेके गए। तो वही बात है कि जब आप नीचे लेवल पे कम्पेटिटिव क्रिकेट यंगस्टर्स को खिलाते हैं, तो वहाँ से माइंडसेट, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वहाँ पे जब अवेयरनेस देते हैं, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ओवरऑल मैनेजमेंट और पीसीबी की मैनेजमेंट, प्लेयर्स और स्टाफ जो है वो एक पेज पे था कि हमने बहुत क्लियर कट अब T20 फॉर्मेट में स्पेशली और वनडे में डिफरेंट टीम, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अपनाना है। डिफरेंट प्लेयर्स जो हमें वहाँ पे डिलीवर करके दे रहे हैं, उनको इन फॉर्मेट्स में डिवाइड करके देना। एक और चीज़ थी कि कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान की टीम के साथ फॉरेन कोचेस थे, मार्क कोज, एंडी रिचर्ड्स भी आए थे ऑस्ट्रेलिया से। अब बिल्कुल एक ऐसी कोचिंग स्टाफ है जो सारा पाकिस्तानी है। मोहतशिम रशीद हैं, उनके साथ सलीम जाफ़र हैं, उनके अलावा लेफ्ट हैंडेड तौफीक उमर भी बैटर थे, लेफ्ट हैंडेड वो भी हैं। आप क्या समझती हैं, फॉरेन कोच इज़ अ बेटर ऑप्शन और वी शुड गो विद द लोकल वंस? देखिए, पर्सनली आई थिंक कि दोनों के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें, आई थिंक कि ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन जो है वो स्पेशली लड़कियों की क्रिकेट में बहुत डिफरेंटली हैंडल करना होता है। कम्युनिकेशन बेहतर हमें नज़र आई है जो आपके लोकल कोचेज़ हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं वुमेन क्रिकेट जब से स्टार्ट हुई है, वो ऑन एंड ऑफ इन्वॉल्व रहे हैं। प्लेयर्स को इवॉल्व होते भी उन्होंने देखा है, यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, क्या नहीं, उस चीज़ को भी वो अंडरस्टैंड करते हैं। फॉरेन कोचेज़ डेफिनिटली एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आते हैं और एट टाइम्स वो क्लिक करते भी हैं, नहीं भी करते। बट पर्सनली अगर आप मेरी राय लें, तो आई थिंक कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वहाँ पे आपके लोकल कोचेस का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। अगर वाक़ई कोई ऐसा फॉरेन कोच है जो आपको लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग है और वो आपके स्ट्रक्चर और कल्चर को अंडरस्टैंड करता है और नीड्स को भी। हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि मार्क कोल्स के टाइम में सिलेक्टर थे जलालुद्दीन साहब, तो उनकी कम्युनिकेशन में कोई मसला था उन दोनों की। तो ये कितना ज़रूरी है कि सिलेक्टर्स की एक रेपो हो कोचेस के साथ भी? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने जैसे पहले ही बात की कि ये रिज़ल्ट्स इसलिए आए हैं क्योंकि मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, सिलेक्टर्स, प्लेयर्स जो है वो एक कम्युनिकेशन बहुत क्लियर थी। हमारा जो मैसेज प्लेयर्स को जा रहा था वो अंडरस्टैंड कर रहे थे। कोचिंग स्टाफ को पता था कि किन लाइन्स पे काम करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन कोचेस की सिलेक्टर्स या मैनेजमेंट के साथ हर बार कोई अनबन रहे। एट टाइम्स ऑन पेज भी नज़र आए हैं हमें और उसका फ़र्क भी नज़र आया। जैसे एंडी हमारे साथ जब बैटिंग कोच थे, तो तब आपको एक वाज़ेह फ़र्क बैटिंग अप्रोच में नज़र आया। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ के आपकी क्या कम्युनिकेशन है, आप एज अ बोर्ड, एज अ मैनेजमेंट क्या रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उन कोच को। और ऑब्वियसली ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि वो जिस कल्चर से आ रहे होते हैं वहाँ पे बेसिक्स और फाउंडेशंस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। यहाँ पे इवन पाकिस्तान लेवल पे हम इन चीज़ों पे स्ट्रगल करते हैं, तो एट टाइम्स उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं या वो उन एरियाज़ को नहीं देख रहे होते जिनको हम पर्सनली इस सिस्टम में रह के देख रहे होते हैं। आप सिलेक्टर हैं और आप कमेंट्री भी करते हैं, तो ये कमेंट्री आपको मदद देती है या आपके काम को डबल कर देती है? सिलेक्शन के तौर पे बात कर रहा हूँ। नहीं, ऑब्वियसली मदद तो देती है। ऑब्वियसली यहाँ पे जिस तरह का एक्सपोज़र होता है, आप बहुत ही डिफरेंट लेवल देखते हैं क्योंकि पेस बहुत चेंज है अगर आप लड़के और लड़कियों की गेम की बात करें। और काफ़ी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं देखती हूँ जो मॉडर्न डे क्रिकेट में हम लड़कियों में जाके कम्युनिकेट करते हैं कि एट टाइम्स शॉट्स ऐसी होती हैं जो हम मेरी कम्युनिकेशन अक्सर लड़कियों से होती है एज़ अ बैटर, कि इस चीज़ को आप इम्प्लाई कर सकते हो। और आई थिंक कि इससे मुझे आसानी होती है कि मैं जो फॉरवर्ड यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको एक और बेहतर माइंडसेट दे सकूं जो कि उनको इंटरनेशनल में हेल्प कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कों की आपने देखा होगा पावर हिटिंग है, अप्रोच है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोनों चीज़ें के प्रोज तो ज़्यादा मुझे फील होते हैं और ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो है वो मुझे मदद करता है। बताइएगा कि विमेन पीएसएल की बात होना शुरू हुई थी। पीएसएल ये जो पिछला गुजरा है, इसके दौरान मैचेस भी थे, उसमें आपके भी बयान हमने पढ़ा, सना मीर, उरूज मुमताज। तो ये विमेन पीएसएल का आइडिया कैसा है, होनी चाहिए, होगी तो कैसे होगी? देखिए, लीग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ओवरऑल थोड़ा-सा फॉलो करें वुमेन क्रिकेट को ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने देखा होगा कि लीग्स के आने से एक फास्ट ट्रैक हुआ है ना सिर्फ टैलेंट, बल्कि जो माइंडसेट और जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं मिसाल दूँगी बांग्लादेश की, इंडिया की मिसाल दूँगी कि उनके प्लेयर्स जब लीग्स में जाके खेल के वापस आए हैं, तो वो टोटली डिफरेंट प्लेयर्स थे। एक तो एक्सपोज़र आपको मिलता है, कम्पेटिटिव क्रिकेट मिलती है, फिर आप जब बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो वो जो कन्वर्सेशंस होती हैं, आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीखते हैं। और जो आपके माइंड में एक ब्लॉकेज होता है
इन टर्म्स ऑफ कि क्या स्किल लेवल होना चाहिए, क्या फिटनेस होनी चाहिए, किस तरह आप डिफरेंट चैलेंजेस को ले सकते हैं। आई थिंक उसका बहुत फ़र्क आता है और हमने ये देखा भी है जो एग्जीबिशन मैचेस हुए, यहाँ पे जिस तरह प्लेयर्स आए हैं, फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन जिन भी प्लेयर्स ने किए, उनकी गेम में कहीं न कहीं डिफरेंस आया है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पूरी लीग की जाए और अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों के प्लेयर्स नहीं इंटरनेशनल लीग्स में जाते, बट द लीस्ट वी कैन डू कि हम पीएसएल अगर ऑर्गेनाइज करें तो आई एम श्योर कि बहुत ऐसे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो यहाँ आके खेलेंगे। और ये जो आपकी अब विमेन विंग की हेड हैं तानिया मलिक साहिबा, इनका मिजाज कैसा है? इनसे हमारी मुलाकात मेरी तो नहीं हुई, लेकिन इससे पहले जो थी बुशरा एतजाज़ थी या शिरीन जावेद थी, उनसे मुलाकात होती रहती थी। उनके आइडियाज़ कुछ और थे, इनके आइडियाज़ कैसे हैं? इज़ शी एन ईज़ी गोइंग पर्सनैलिटी? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ईज़ी गोइंग पर्सनैलिटी हैं और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो हर चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व नज़र आती हैं। शी अंडरस्टैंड्स कि क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है और वो पूरी कोशिश करती हैं कि उस चीज़ को अवेल किया जाए और जितनी बेहतरी लाई जा सके वुमेन क्रिकेट की साइड पे लेके आया जाए। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो उन्होंने पुट अप किए। आपने देखे होंगे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इनिशियलाइज़ हुए हैं और आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा बात करते हैं कि अभी भी एक रिलक्टेंस नज़र आती है कि लड़कियों के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स को एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं देखा जाता। तो इस चीज़ ने काफ़ी हद तक कवर किया है और ओवरऑल भी हमारी डिस्कशंस होती हैं, ओपन डिस्कशंस होती हैं, उनसे हम कोई भी मैटर या सब्जेक्ट पे उनसे बात कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली हम सबको लेके चलती हैं और आई थिंक ये ओवरऑल जो एक ऊपर के लेवल पे जो आपको अगेन मैं कहूँगी कि वन पेज पे नज़र आते हैं, उसी का नतीजा है कि रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। ये थी मरीना इकबाल, विमेन टीम की सिलेक्टर हैं, इस वक्त कमेंट्री कर रही हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में। तो इनको मैंने मौका समझा कि बेहतर होगा, इस वक्त विमेन टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इनके ख्यालात आपने सुने। इससे पहले बासित अली साहब की गुफ्तगू भी हमने आपके सामने रखी। आपने प्रोग्राम देखा, आपने कैसा आपको प्रोग्राम लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। खुदा हाफिज़।